निर्णय आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहन त्यागी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया की। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी और जीएस1 मेंस में भी देखने को मिलते हैं फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर बुक्स नहीं है इस टॉपिक की। बुक्स हैं भी तो बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखी गई हैं, इतनी मोटी मोटी हैं जिनको पढ़ने में पूरा साल लग जाए। फाइन, so that's a very problematic thing। इसी वजह से मैं ये लेक्चर्स यहां पर आपको लेकर आया हूं एंड अबाउट 6 to 8 लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू कंप्लीट होल ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। और मैं आपको इसके साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आपको ये जो पीपीटीज मैंने बनाई हैं आपके लिए एक्सटेंसिवली, ये भी प्रोवाइड करने वाला हूं। हम रीजन बाय रीजन मूव करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, फाइन, उसके बाद सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, फाइन, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अमेरिकाज एंड ऑल। फाइन, तो इस तरीके से ये लेक्चर्स मैंने यहां पर प्लान किए हैं और ये जो लेक्चर्स हैं ये एकदम विजुअलिस्टिक होने वाले हैं। हम मैप्स के थ्रू, मैपिंग के थ्रू इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी कॉन्टिनेंट की या फिर किसी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको 5 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले वहां की फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि यहां पर टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग किस तरीके से है, यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, इन एरियाज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, रिवर्स हैं, एक्सेट्रा, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, आपको फोकस करना होगा दोस्तों यहां के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। अब मिनरल रिसोर्सेज में जब हम बात करेंगे तो हम ऑयल एंड पेट्रोलियम की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में आपको वर्ल्ड की निकल बेल्ट देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। फाइन, इसके बाद मिनरल रिसोर्सेज के बाद वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस रीजन। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वुड है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, फिशरीज हैं, एक्सेट्रा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन फोर्थली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दिस रीजन, कौन सी कंट्री के अंदर क्या स्थिति है। एंड लास्टली वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट जियोपॉलिटिक्स, आज के टाइम पर क्या इश्यूज चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, हाँ, अच्छा, आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जी हाँ, स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट सीज, सी रूट्स वो है, वो हम पार्ट 1 में ही पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, सो दैट आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना रहे। सो विदाउट फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑफकोर्स एशिया के साउथ ईस्टर्न कॉर्नर पर ये लोकेटेड है। अगर यहां पर आप इंटरनेशनल बॉडी की बात करें तो एसियान, ASEAN, यस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है और इंडिया का कुछ पार्ट भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है। वैसे मैं बोल दूं आपको, अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देखते हैं तो जो निकोबार आइलैंड है स्पेसिफिकली, वहां पर आपको सुंडा वैसा वेजिटेशन मिलती है, वैसे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज, यू कैन से, इज वेरी नियर, प्रॉक्सिमिटी है इस एरिया की साउथ ईस्ट एशिया से। सो म्यांमार से शुरू करके आप यहां पर पपुआ न्यू गिनी तक जा सकते हैं। दिस होल रीजन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, द साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनको किस किस तरीके से आपको याद करना है। जो इंटरनल बॉर्डर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में बहुत सारी कंट्रीज का यहां पर डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट के ऊपर यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, ये सारी कंट्रीज हैं, ब्रुनई है, कंबोडिया है, ईस्ट तिमोर है, इंडोनेशिया है। देखो, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया भी सबसे ज्यादा है अगर आप देखें, और पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। सेकंड पर फिलीपींस आता है एंड देन इट म्यांमार आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो लार्जेस्ट कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की इंडोनेशिया है, यहां की ये रीजनल पावर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, ये बात भी पक्की है कि इंडोनेशिया ने एक टाइम पर निकोबार आइलैंड्स को क्लेम किया था, फाइन, एंड इंडिया के साथ इनिशियली इंडोनेशिया डिड नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशंस, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया के और इंडोनेशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, फाइन। और इंडिया एशियान के थ्रू, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनके साथ इंगेज करने की टोटल कोशिश कर रहा है। जीडीपी के टर्म्स में भी आप देखें तो इंडोनेशिया इज एट टॉप। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का किंग कौन है, दैट इज इंडोनेशिया, आप देख सकते हैं। एंड क्वीन कौन है, मेरे हिसाब से सिंगापुर इज द क्वीन, ठीक है। ये यहां की एक इंपॉर्टेंट मेजर कंट्री है, एक सिटी कंट्री मैं इसको बोलता हूं, एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, ठीक है, जो मले पेनिनसुला के बिल्कुल पॉइंट पर नीचे लोकेटेड है। एंड इट इज द क्वीन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आई वुड रेदर से दैट, ठीक है। चलिए,
तो एक बार हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ दोबारा से देख लेते हैं और इंटरनल बॉर्डर्स पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो, याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐसे याद रखो, MTLV, ठीक है, MTLV, ठीक है, MTLV। तो म्यांमार जो लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ, एंड देन थाईलैंड जो लाओस के साथ तो करता ही है बॉर्डर शेयर, लेकिन उसके साथ साथ कंबोडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और इसी बॉर्डर के ऊपर रिसेंटली कुछ स्क्रिमिशेस हुए हैं एंड इट वाज इन द न्यूज, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव वियतनाम। तो अगर एक आर्क पर म्यांमार है तो दूसरी आर्क पर आपको वियतनाम देखने को मिलता है। अब यहां से एक पेनिनसुला एक्सटेंड होता है जिसको मले पेनिनसुला कहते हैं। अब इस मले पेनिनसुला में थाईलैंड के पास काफी सारी जमीन है, लेकिन मोस्टली देयर आर टू कंट्रीज दैट आर लोकेटेड ऑन मले पेनिनसुला। फर्स्ट वन इज मलेशिया एंड द सेकंड वन इज सिंगापुर। ये आप यहां पर देख सकते हैं। फाइन। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलता है इंडोनेशिया, जिसके पास काफी बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड आपको दिखता है, ये आइलैंड है सुमात्रा। ये जो आइलैंड आपको दिखता है, ये जावा का आइलैंड है। ये जो आइलैंड आपको यहां पर दिखता है, ये बोर्नियो है। इट इज वेरी ह्यूज बिग आइलैंड। और ये सुलावेसी आइलैंड है। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी आइलैंड का भी कुछ पार्ट इंडोनेशिया यहां पर रखता है, याद रखिएगा। इसके साथ देखो, यहां पर आपको दो छोटी कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बोर्नियो आइलैंड पर अगर आप ध्यान से देखें, बोर्नियो आइलैंड इज डिवाइडेड अमंगस्ट 3 कंट्रीज। सबसे पहले ऑफ कोर्स अबाउट 70% जो एरिया है वो इंडोनेशिया के पास है, एंड रिमेनिंग एरिया एज यू कैन सी इज विद मलेशिया एंड ब्रुनई, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप नीचे आते हैं तो टिमोर आइलैंड है। टिमोर आइलैंड में आपको ईस्ट तिमोर और वेस्ट तिमोर देखने को मिलता है। जो ईस्ट तिमोर है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एज यू कैन सी, एंड उसकी कैपिटल का नाम दिल्ली है, DILI, ठीक है। तो एक और कंट्री यहां पर है। इसके अलावा दोस्तों, जो कंट्री यहां पर आपको दिखती है, एक आर्क है, आइलैंड आर्क है, इट इज फिलीपींस, इसकी कैपिटल मनीला है। और यहां पर बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो लोकेटेड भी हैं, दैट यू ऑल नो। तो ये सभी की सभी कंट्रीज हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, देखिए, याद रखना कि साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, L फॉर लैंड लॉक्ड, एंड L इज फॉर लाओस। L इज फॉर लाओस। तो लैंड लॉक्ड एंड लाओस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, लैंड लॉक्ड एंड लाओस, ठीक है। तो पहली चीज आपको यह बात याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, फिलीपींस एवरीबॉडी नोज बिल्कुल कोने में है, ठीक है, और म्यांमार बिल्कुल वेस्टर्न कोने में है। सदर्न कोने में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट तिमोर आपको देखने को मिलेगा, एंड अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां तक इंडोनेशिया जो है वो एक्सटेंड होता है। तो ये बेसिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको यहां पर देखने को मिलती है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर इंडोनेशिया के अगर आप लैंड बॉर्डर्स देखें तो इंडोनेशिया का लैंड बॉर्डर मलेशिया के साथ है बोर्नियो में, और ईस्ट तिमोर के साथ है तिमोर आइलैंड में, और पपुआ न्यू गिनी के साथ है, जो कि ओशेनिया के अंदर कंट्री हम काउंट करेंगे यहां पर। तो इट इज क्वाइट क्रिटिकल, याद रखिएगा। इसके साथ साथ मलेशिया का बॉर्डर सिंगापुर और ऊपर थाईलैंड और यहां पर ब्रुनई के साथ है, ये बात भी आपको याद में रखनी है। अब ये जो रीजन है ये लोकेटेड है ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर यहां से निकल रही है दोस्तों, ठीक है, इस आइलैंड से निकल रही है, यहां से निकल रही है, सुमात्रा आइलैंड से निकल रही है। तो मोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया इज साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसके अलावा ऑफ कोर्स ईस्ट तिमोर इज आल्सो साउथ ऑफ द इक्वेटर, लेकिन उसके ऊपर के जो कंट्रीज हैं वो सभी भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट टाइप का जो क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में आपको AM टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, जी हाँ, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सीज एंड स्ट्रेट्स ऑफ दिस रीजन। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यहां की टेक्टोनिक सेटिंग को भी देख लेते हैं, क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ये हैं वर्ल्ड की सभी टेक्टोनिक प्लेट्स, लेकिन हमें साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जूम करना है, तो लेट्स जूम इन। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखता है देयर इज 4 टेक्टोनिक प्लेट्स, जो इस रीजन को टेक्टोनिकली काफी एक्टिव बना देता है। दूसरी चीज, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक सेटिंग। इसके अलावा आपको साउथ ईस्ट एशिया में 2 आइलैंड आर्क्स देखने को मिलती हैं, यानी कि 2 ओशन कन्वर्जेंस यहां पर हो रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स फिलिपिनो प्लेट है, यहां पर पैसिफिक प्लेट है, यहां पर आप देखेंगे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां पर इंडियन प्लेट है ऑफ कोर्स, और ये यूरेशियन प्लेट है। यहां पर लिखा नहीं है, बट आई विल राइट दिस थिंग डाउन फॉर यू।
दिस इज यूरेशियन प्लेट। तो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ 5 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन को लें तो फिलिपिनो प्लेट इज अ माइनर प्लेट और ये सभी प्लेट्स जो हैं वो मेजर प्लेट्स हैं, फाइन। सो साउथ ईस्ट एशिया लाइज एट द जंक्शन ऑफ 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसको एक साथ लेता है एनसीईआरटी, द यूरेशियन प्लेट, द पैसिफिक प्लेट एंड द फिलिपिनो सी प्लेट, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूमरस माइक्रो प्लेट्स यहां पर देखने को मिल जाती हैं। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू ऑल मस्ट पुट दिस थिंग इन योर ब्रेन्स की जो टेक्टोनिक सेटिंग है वो किस तरीके से है। इसके अलावा अगर आप इस रीजन को देखते हैं तो कुछ कंट्रीज ऐसी आपको दिखती हैं जो आइलैंड आर्क्स पर लोकेटेड है। देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालयस तो बन रहे हैं पर पूर्वांचल्स भी बन रहे हैं, और पूर्वांचल्स की एक्सटेंशन इनटू म्यांमार अराकन योमा रेंजेस और पेगू योमा रेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, जो एक्सटेंड होती हैं इनटू द सी, क्रिएटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन। ये बात आपको याद रखनी है कि अंडमान एंड निकोबार island arc is created because of the Indian plate and Eurasian plate collision। दूसरी चीज हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, जो यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस से क्रिएट हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल, जहां पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट हो रही है, नीचे जा रही है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही है, क्रिएटिंग दिस आइलैंड आर्क ऑफ इंडोनेशिया। इसके अलावा फिलिपीन की भी आइलैंड आर्क आपको देखने को मिलती है, जो कि अगेन यूरेशियन प्लेट और फिलिपीन प्लेट के टकराने से बनती है। अच्छा, यहां पर पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट भी कन्वर्ज करती हैं दोस्तों, और यहां पर आपको वर्ल्ड की डीपेस्ट मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स आपके लिए यहां पर हो जाते हैं। आई होप कि आपको टेक्टोनिक सेटिंग यहां की समझ में आई होगी। अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट ऑफ वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक है अराउंड द पैसिफिक ओशन, जहां पर 75% ऑफ अर्थ एक्टिव वोल्केनोज आपको मिल जाते हैं, एंड वर्ल्ड के 90% ऑफ द अर्थक्वेक इसी बेल्ट में होते हैं। एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो आर्कीपेलिगोज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, दे सिट राइट ऑन रिंग ऑफ फायर, जिसकी वजह से इस रीजन में आपको फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं एंड वोल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं। इट इज क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। ये है इंडोनेशिया, वर्ल्ड की ऐसी कंट्री जहां पर आपको 130 एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। भाई पैसिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज तो बहुत सारे हैं, मोर देन एनी अदर कंट्री। इंडोनेशिया वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, और ये सारे वोल्केनोज मैंने आपको दिखा दिए हैं। दे ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम सुमात्रा, सुमात्रा के बाद जावा, बाली, लंबोक, सुलावेसी, बोर्नियो, एवरीवेयर यू कैन सी दीज इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव वोल्केनोज। इसके साथ साथ इंडोनेशिया की बाद हम अगर बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस के अंदर भी आपको काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। इट हैज अबाउट 24-25 एक्टिव वोल्केनोज, और रिसेंटली फिलीपींस के अंदर एक जो वोल्केनो है वो फूटा भी था रिसेंटली, द ताल वोल्केनो। इट वाज क्वाइट एक्टिव, जिसमें से काफी फ्यूम्स वगैरह भी निकली थी। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। Next, my dear friends, let's talk about some of the important mountain ranges of this region. Let me draw these mountain ranges on this political map, because देखो political map पर अगर आप physical geography पढ़ोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि कौन सा माउंटेन कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको म्यांमार के इस जगह पर, यहां पर अराकन योमा और यहां पर पेगू योमा रेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द अराकन योमा रेंज एंड दिस इज द पेगू योमा रेंज। दो रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स हैं। अच्छा, यहां पर इनको आप ऊपर चिन हिल्स कह देते हो, यानी कि जो म्यांमार के पास इंडिया के पूर्वांचल्स हैं उनको वहां पर चिन हिल्स कह दिया जाता है। एंड अगेन ये उसी ओरोजेनी से बने हैं जिस ओरोजेनी से हमारे हिमालयास बने हैं, और इन्हीं की एक्सटेंशन इनटू द इंडियन ओशन
इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन। याद रखनी है ये बात भी आप लोगों को। फाइन, तो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। अच्छा, तो ये कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क्स की, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वी हैव दिस फिलीपींस की आर्क, यहां पर ल्यूजॉन आर्क है एक, और एक मिंडानो आर्क है, और यहां पर आपको इंडोनेशिया की आर्क देखने को मिलती है। देखो आर्क शेप है ना ये आइलैंड्स, ये देखिए दे आर आर्क शेप, दो आर्क यहां पर है, ठीक है। एंड इवन अंडमान आइलैंड्स आर आर्क शेप्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, सो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्वाइट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस रीजन के अंदर मेजर सीज की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज हैं, और हम उन सीज के साथ साथ देखेंगे यहां पर शिपिंग लेन्स को। वी आर गोइंग टू सी द शिपिंग लेन्स। फाइन, अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे, अगर आप थोड़ा सा ऊपर आए ईस्ट एशिया में, तो ये ईस्ट चाइना सी है, याद रखिएगा ECS, जहां पर जापान का चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, ताइवान भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे आप ताइवान को क्रॉस करते हैं तो यहां से साउथ चाइना सी शुरू हो जाता है, जो वर्ल्ड का मोस्ट डिस्प्यूटेड सी है। साउथ चाइना सी एक वास्ट मार्जिनल सी है दैट इज पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, स्पेसिफिकली द नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ये एक मार्जिनल सी है जिसका एरिया अबाउट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यहां पर साउथ चाइना सी में आपको चाइना दिख जाता है यहां पर, ठीक है, वियतनाम दिख जाता है ऑफ कोर्स, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस एंड ताइवान, ये सारे लिटोरल नेशंस हैं ऑफ द साउथ चाइना सी। अब याद रखना जो साउथ चाइना सी है एक स्ट्रैटेजिकली वाइटल रूट है, और वर्ल्ड की अबाउट 1/3 ग्लोबल शिपिंग बाय वॉल्यूम पासेस थ्रू इट्स वाटर। यानी कि यहां से एस्टिमेटेड आज के टाइम पे अगर 2025 में देखें 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड यहां से होता है भाई। सो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो दिस इज द साउथ चाइना सी जो स्टार्ट यहां से होता है एंड इट गोज टिल हेयर, यहां तक ये है। तो इट इज वेरी ह्यूज, ठीक है, याद रखना। साउथ चाइना सी के अक्रॉस आपको यहां पर अंडमान सी दिखता है, जो कि पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड और म्यांमार थाईलैंड के बीच में लोकेटेड है। वहीं दोस्तों साउथ चाइना सी का ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज गुल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है आपका गुल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, दिस इज गुल्फ ऑफ थाईलैंड। प्लीज अंडरस्टैंड इट इज एज अ पार्ट, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। और यहीं पर आपको कारा दिखता है। तो थाईलैंड एक बार ये ट्राई कर रहा था कि यहां से एक स्ट्रेट बनाई जाए, एक कैनाल बनाई जाए, इसको कारा कैनाल कहा जा रहा था। इस कारा कैनाल जो कि गुल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट कर लेती है अंडमान सी से, और मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती फॉर चाइना। तो चाइना वाज फंडिंग दिस, बट ये अभी ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। पहली चीज यहां पे जो कहा जाता है ज्योग्राफी है, इट इज वेरी रग्ड, और यहां पर इस तरह की कैनाल को डग करना इज वेरी वेरी फाइनेंशियली हैवी थिंग, और चाइना ने बैकआउट किया था इस प्रोजेक्ट से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, अच्छा, नेक्स्ट जो सी आता है दोस्तों अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी के बाद, एज यू कैन सी, इज द जावा सी। तो जावा सी ये है, दिस इज द जावा सी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो नीचे है इंडोनेशिया में आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, बिटवीन द आर्क ऑफ इंडोनेशिया एंड ब्रुनई। फाइन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आए तो आपको सुलू सी भी दिखाई पड़ता है। तो सुलू सी इज अ डीप बेसिन इन द साउथ वेस्टर्न फिलीपींस। अगर हम थोड़ा सा फिलीपींस पर जूम करें तो हमें ये सुलू सी भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द सुलू सी। तो बेसिकली जो सुलू सी है वो ये वाला पार्ट है जो आपको यहां पर लिखा हुआ तो नहीं दिखता, बट मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। दिस इज द सुलू सी, दिस इज द सुलू सी। अब फिलीपींस के इस साइड आपको फिलीपींस सी दिखाई पड़ता है, यह है फिलीपींस सी, और यह है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये बात भी आप कृपया करके याद रखें। तो सुलू सी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, तो दिस इज द सी दैट यू आर गोइंग टू यूज। फाइन, अच्छा, तो हमने यहां पर सभी मार्जिनल सीज के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स की जो इन सीज को कनेक्ट करती हैं। सो लेट अस मूव टू दीज पार्ट्स। चलिए, सो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है इस रीजन की। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों,
बिटवीन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड द मले पेनिनसुला, जिसमें मलेशिया भी है और सिंगापुर भी है, उसके बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ मलाका देखने को मिलती है। देखो, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक प्राइमरी मैरीटाइम गेटवे है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। जी हां, इंडियन ओशन का अंडमान सी एंड पैसिफिक ओशन का साउथ चाइना सी आर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाका। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, ये जो स्ट्रेट है इट इज नैरोएस्ट नियर सिंगापुर, जहां पर ये सिर्फ 2.7 किलोमीटर्स वाइड है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट चोक पॉइंट भी है ये। फाइन। और यहां से अबाउट 90,000 शिप्स निकलती हैं पर ईयर। अगर आप एस्टिमेट को देखें तो 30% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड बाय वैल्यू स्ट्रेट ऑफ मलाका से निकलता है, और वर्ल्ड का 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल शिपमेंट भी यहीं से निकलता है मेरे भाई। तो इट इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉर दी वर्ल्ड। स्पेसिफिकली चाइना के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेट हो जाती है, बिकॉज चाइना का, जापान का, कोरिया का जितना माल है वो यहीं से निकलता है एक्सपोर्ट्स, और यहां से साउथ एशिया पहुंचता है, अफ्रीका पहुंचता है, और यहां से होते हुए वेस्ट एशिया पहुंचता है, और वेस्ट एशिया से आगे यूरोप पहुंचता है। नंबर वन थिंग। दूसरी चीज, आपको पता है कि चाइना हो, चाहे कोरिया हो, जापान हो, दे आर नॉट रिच इन फॉसिल फ्यूल्स। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया से जो जितना तेल है, गैस है, वो भी इसी स्ट्रेट से होकर आती है टू चाइना, टू ताइवान, कोरिया एंड जापान। तो ये जो स्ट्रेट है ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इट इज फॉर दी, यस माय डियर फ्रेंड्स, ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये बात आप कृपया करके समझ लें। तो मैं आपको इस स्ट्रेट के बारे में बता देता हूं। देखो, तो नीचे से जो सिंगापुर है ना, एक आइलैंड नेशन है, आप देख सकते हैं, मले पेनिनसुला से ये अलग हो रखा है। तो दिस इज अ जौहर स्ट्रेट। तो जौहर स्ट्रेट इज, यू कैन से, अ सब स्ट्रेट ऑफ मलाका स्ट्रेट। तो मलाका स्ट्रेट ये है, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जो मेन स्ट्रेट आपको दिखती है, दिस इज द मलाका स्ट्रेट। और मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जौहर स्ट्रेट है, जो कि बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ठीक है, एंड इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मलाका स्ट्रेट हमने यहां पर मार्क कर ली, जो कि लोकेटेड है मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के जंक्शन पर, उनके बीचों बीच लोकेटेड है। और ये कनेक्ट करती है अंडमान सी को किसके साथ? जी हां दोस्तों, साउथ चाइना सी के साथ। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, जब आप मलाका स्ट्रेट से बाहर निकलते हैं तो आपको अंडमान सी क्रॉस करके इंडियन ओशन में जाना होता है। तो यहां पर आपको 6 डिग्री चैनल देखने को मिलती है, जिसको आप ग्रेट चैनल भी कहते हैं। एंड दिस ग्रेट चैनल इज वेरी नियर टू द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। और इसीलिए चाइना मलाका स्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। चाइना का जो प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, BRI आजकल कहते हैं उसको, जो मलाका स्ट्रेट पर चाइना की डिपेंडेंसी को कम करता है। सीपेक है, ठीक है, सीमेक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन हाईवे है, रशियन हाईवे बना रहा है चाइना, सो दैट मलाका स्ट्रेट के ऊपर चाइना अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। ये बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 6 डिग्री ग्रेट चैनल के थ्रू इंडिया कभी भी इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। तो इंडिया के लिए इसी वजह से जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो इतना स्ट्रैटेजिक हो जाता है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो आपको यहां पर सुंडा स्ट्रेट देखने को मिलती है। सुंडा स्ट्रेट बेसिकली जावा सी को, जो कि ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशन का पार्ट है, डायरेक्टली इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है और सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के बीचों बीच लोकेटेड है। लेकिन ये स्ट्रेट डीप नहीं है, बड़ी शिप्स यहां से नहीं निकल सकती हैं दोस्तों। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको बाली स्ट्रेट देखने को मिलती है। देखो, ये जो है ना, ये वाली, ये बाली स्ट्रेट है, ये बाली का आइलैंड है, एंड दिस इज द बाली स्ट्रेट। लेकिन बाली स्ट्रेट बिल्कुल शैलो है, लोकल शिप्स इसको यूज करती हैं। नेक्स्ट कम्स दी लंबॉक स्ट्रेट। तो देखो, लंबॉक स्ट्रेट ये वाली है। लंबॉक स्ट्रेट इज वाइडर देन दी मलाका स्ट्रेट। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिपिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की तरफ शिपिंग कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू यूज लंबॉक स्ट्रेट। थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ता है, लेकिन यू कैन बाईपास मलाका स्ट्रेट बाय क्रॉसिंग लंबॉक स्ट्रेट एंड कमिंग इनटू द इंडियन ओशन एंड गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है दोस्तों मलाका स्ट्रेट का। तो देखो, ये आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, मलाका स्ट्रेट, उसके बाद यहां पर सुंडा स्ट्रेट, फिर बाली स्ट्रेट, और फिर लंबॉक स्ट्रेट। तो लंबॉक स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट इन इंडोनेशिया, जो बेसिकली बाली आइलैंड और लंबॉक आइलैंड के बीचों बीच लोकेटेड है। जो लंबॉक स्ट्रेट है इट इज मच डीपर, मिनिमम 150 मीटर उसकी गहराई है, एंड मैक्सिमम आई थिंक 250 मीटर के आसपास है।
और ऐसी बड़ी शिप्स जो मलाका स्ट्रेट से नहीं निकल पाती हैं वो यूज करती हैं लंबॉक स्ट्रेट को। इट इज अ डीप स्ट्रेट, याद रखिएगा। सो हम कहते हैं ऐसी बड़ी शिप्स को VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, जिनका ड्राफ्ट जो होता है वो 21 मीटर से ज्यादा का होता है। ड्राफ्ट यानी कि शिप पानी के नीचे कितनी गहराई तक है। तो नॉर्मली मलाका स्ट्रेट में जो होती है शिप्स वो 21 मीटर की गहराई तक ही निकल सकती है। अगर उससे ज्यादा गहरी है तो शिप यहां से पास नहीं हो सकती, तो उसको लंबॉक स्ट्रेट से पास करना पड़ता है। यह बात आपको याद रखनी है। देखो आज के टाइम पर इस स्ट्रेट को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लंबॉक स्ट्रेट को सिर्फ 400-500 शिप्स एनुअली यहां से निकलती हैं, क्योंकि ये एक लॉन्गर रूट है, ज्यादा फ्यूल लगता है। 3-4,000 एक्स्ट्रा किलोमीटर आपको पड़ते हैं। अगर आप मलाका से जाते हैं तो इट इज अ शॉर्टर रूट, इट इज अ लॉन्गर रूट। ये स्ट्रेट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड के लिए आज के टाइम पर यूज करी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है बाय चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो बोर्नियो आइलैंड के दोनों तरफ आपको बड़े मोटे मोटे चैनल्स दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आप याद रखना दो स्ट्रेट्स और हैं। सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ कारीमाता और है एक मकसर स्ट्रेट। तो कारीमाता स्ट्रेट ये स्ट्रेट है जो बेसिकली आप देख सकते हैं द एंट्री पॉइंट है ऑफ द मलाका स्ट्रेट। तो कारीमाता स्ट्रेट इज लोकेटेड बेसिकली बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड द ब्रुनई आइलैंड। तो यहां पर कारीमाता स्ट्रेट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड कारीमाता स्ट्रेट को ही क्रॉस करके आप जावा सी के अंदर आते हैं। इसके अपोजिट साइड पर आपको देखने को मिलती है मकसर स्ट्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, बिकॉज अगर आप फिलीपीन से आ रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप मकसर स्ट्रेट के थ्रू जाकर लंबॉक स्ट्रेट पर पहुंचेंगे। फाइन। तो ये बाली स्ट्रेट ये है, लंबॉक स्ट्रेट ये है। तो दिस इज द बाली स्ट्रेट एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द लंबॉक स्ट्रेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे चलकर फिलीपींस के आसपास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। देखिए, ताइवान और फिलीपींस के बीच में ल्यूजॉन स्ट्रेट लोकेटेड है। वहीं ताइवान और चाइना के बीच में यहां पर ताइवानीज स्ट्रेट लोकेटेड है। इसको आप फॉर्मोजा स्ट्रेट भी कहते हैं, जो कि ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है। ल्यूजॉन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से कनेक्ट करती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर मिंडोरो स्ट्रेट दिखती है, बलाबैक स्ट्रेट यहां पर दिखती है, जो बेसिकली बोर्नियो आइलैंड को फिलीपींस के पलावन आइलैंड से डिवाइड करती है। बेसिकली फिलीपींस के बीच में और बोर्नियो आइलैंड के बीच में बलाबक स्ट्रेट लोकेटेड है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेट है। मिंडोरो स्ट्रेट यूज होती है जब आपको यहां से जाना है लंबॉक स्ट्रेट की तरफ, तो आप यहां से निकलकर जाते हैं। फाइन। उसके अलावा यहां पर सी बूतू पैसेज भी है, एक और स्ट्रेट यहां पर, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऊपर तो ल्यूजॉन स्ट्रेट है ही है। फाइन। सो ये होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स। अब देखो, हम यहां पर इनके इंपॉर्टेंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। ये जो मैं बात करूंगा ये मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स एंड चोक पॉइंट्स साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे हैं। तो साउथ एशियन वाटर्स वो एक कोर क्रॉस रोड पर लोकेटेड है ऑफ द ईस्ट वेस्ट मैरीटाइम ट्रेड। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक पावर की बात करें तो आज के टाइम पर चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, दे आर इकोनॉमिक पावर्स, है ना। तो यहां से ट्रेड होना लाजमी सी बात है एंड दे वांट एनर्जी एज वेल, और एनर्जी वेस्ट एशिया से आ रही है एंड दे वांट टू सेल देयर गुड्स एज वेल, जो कि साउथ एशिया को, अफ्रीका को और यूरोप को उनको बेचने हैं। हेंस साउथ ईस्ट एशिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ एशियन वाटर्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल वाटर्स की, यानी कि पूरा रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया का, वर्ल्ड का 60% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम यहीं से निकलता है मेरे भाई, याद रखना। साउथ चाइना सी से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 30 to 33% ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक निकल रहा है, ठीक है। आपको यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मिल रही हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। एंड हेंस इन कंट्रीज की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए साउथ ईस्ट एशियन वाटर्स इतने क्रिटिकल है, इसलिए चाइना इस रीजन में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप ईस्ट एशिया की बात करते हैं, अगर आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ईस्ट एशिया से भेजना है टू यूरोप, अफ्रीका और साउथ एशिया, तो आप इसी रीजन से भेजेंगे, बता चुका हूं आपको। फाइन। अब यहां पर स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। देखो, मलाका स्ट्रेट क्रिटिकल है और आज के टाइम पर उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है जो कि सेम कॉस्ट पर और सेम टाइम पर, बेसिकली सेम टाइम में आपको एक्सेस दे पाए ऑफ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूरोप। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसी वजह से मलाका स्ट्रेट्स बिकम वेरी क्रिटिकल। चाइना
मलाका स्ट्रेट के ही ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने में लगा हुआ है। फाइन। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, एंड लेट्स टॉक अबाउट सबमरीन केबल्स एज वेल। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि हर जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट से होता है। आपको आज भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो ग्लोबल इंटरनेट और डेटा ट्रैफिक है वर्ल्ड का, 99% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल इंटरनेट एंड ट्रैफिक डेटा जो है, इट मूव्स थ्रू सबमरीन केबल्स, नॉट सैटेलाइट्स। और साउथ ईस्ट एशिया वर्ल्ड का ग्लोबल केबल हब है, बिकॉज ये ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है विद दी साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो मेजर लैंडिंग पॉइंट्स आपको केबल के देखने को मिलते हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, वियतनाम में। बहुत सारे केबल सिस्टम्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इंडिगो एक केबल सिस्टम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एएजी केबल सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार ये चीज बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। याद रखिए, सी केबल्स के बारे में भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट दी मेजर रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये चीज भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आइए लेट्स टॉक अबाउट दी रिवर्स, है ना, ऑफ दिस रीजन। तो सबसे पहले अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, देखो ये ईस्ट एशियन रिवर्स मैं ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ करके लाया हूं। दिस इज द मेन रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये है आपकी मिकोंग रिवर। देखो, साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर इज मिकोंग रिवर, जिसकी लेंथ 4350 किलोमीटर के आसपास है। और मिकोंग रिवर की शुरुआत होती है दोस्तों तिब्बतन प्लेट्यू में लोकेटेड, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, जहां पर यांगसी रिवर का सोर्स है, उसी के पास इसका सोर्स लोकेटेड है दोस्तों, नियर दी तिब्बतन प्लेट्यू, जिसको आप लैंग कैंग कहते हैं चाइना के अंदर इस रिवर को। यह रिवर 6 कंट्री से निकलती है। सबसे पहले ऑफकोर्स चाइना से गुजरती है, चाइना के बाद ये पहुंचती है म्यांमार, उसके बाद म्यांमार लाओस के बॉर्डर पर जाती है, फिर थाईलैंड पहुंचती है, देखो ये थाईलैंड है, एंड थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर क्रिएट करते हुए वियतनाम में घुस जाती है, और वियतनाम में एक डेल्टा के थ्रू साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। ठीक है, सो इट इज द 10th रिवर, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो वर्ल्ड में, याद रखना, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिवर इज एरावदी, ठीक है, एंड साल्वीन। तो मैं साल्वीन के बारे में बाद में बताऊंगा, साल्वीन यहां पर लोकेटेड है, म्यांमार की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, बट आप एरावदी के बारे में सबसे पहले देख लें। ठीक है, एरावदी जो रिवर है वो भी उसी रीजन से निकलती है जहां से यांगसी निकलती है, और यहां पर 3 गॉर्जेस एक साथ क्रिएट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी इरावदी रिवर। देखो, इरावदी रिवर इज द चीफ रिवर ऑफ म्यांमार, याद रखना, और अबाउट 2200 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है। सो एरावदी रिवर भी चाइना से ओरिजिनेट होती है। इट एंटर्स एज यू कैन सी इनटू म्यांमार, एंड म्यांमार में नीचे जाकर आप देख सकते हैं अंडमान सी में ये रिवर गिरती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इसका डेल्टा काफी बड़ा है, और म्यांमार की जो राइस बोल है वो भी इसी के डेल्टा में लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रिवर है साल्वीन, जो कि इरावदी और मिकोंग रिवर के बीच में लोकेटेड है दोस्तों। साल्वीन रिवर चाइना से निकलती है, चाइना के बाद थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर क्रिएट करते हुए म्यांमार में अगेन अंडमान सी में जाकर गिरती है। तो साल्वीन रिवर जो है, इट इज ऑल्सो क्वाइट लॉन्ग रिवर, 2400 किलोमीटर अबाउट इसकी लेंथ है, इसको थाल्वीन रिवर भी कहते हैं, एंड इट इज दी लॉन्गेस्ट फ्री फ्लोइंग रिवर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज इसके ऊपर अभी तक कोई मेजर डैम लोकेटेड नहीं है, बहुत ही फॉरेस्टेड रीजन में ये लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए, थाईलैंड में एक छोटी रिवर है, इसका नाम छो फराया रिवर है, जो थाईलैंड के अंदर फ्लो करती है। इट इज छो फराया रिवर, ओनली 370 किलोमीटर लॉन्ग, और जो कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक, वो इसी छो फराया रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑल द मेजर रिवर्स दैट यू मस्ट रिमेंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट गाइज, हमने यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी की ऑलमोस्ट बात कर ली है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की ऑलमोस्ट बात कर ली है। नाउ लेट्स मूव टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेट्स मूव टू दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिनरल रिजर्व्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलरली इन मैरीटाइम एरियाज। इंडोनेशिया एक टाइम पर वॉज अ मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, एंड 2008 तक इंडोनेशिया वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ओपेक, याद रखिएगा। तो आज भी इंडोनेशिया के पास सुमात्रा में, जावा में, कालीमातन में लार्ज ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ नेचुरल गैस भी यहां पर काफी ज्यादा मिलती है। इंडोनेशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है, इट हैज डिक्लाइंड, ठीक है,
बट स्टिल इंडोनेशिया इज अ लार्ज ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर, ये बात याद रखिएगा। मलेशिया के पास भी ठीक ठाक अमाउंट में ऑयल एंड गैस है, ये बात आपको याद रखनी है, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी ऑफ शोर फील्ड्स, जो कि मोस्टली साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड है। अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा, बिकॉज साउथ चाइना सी इज वेरी रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, इसी वजह से चाइना 9 डैश लाइन, जो कि आजकल 11 और 12 डैश लाइन बन चुकी है, उसके थ्रू यहां के इकोनॉमिक जोन को हड़पना चाहता है। और चाइना के इस जो चाइना का यहां पर 9 डैश लाइन के थ्रू इलीगल क्लेम है ऑन द सी शेल्फ्स ऑफ साउथ चाइना सी, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर दे चुके हैं, बट चाइना नहीं सुनता है। चाइना का डिस्प्यूट यहां पर फिलीपींस के साथ भी है, ब्रुनई के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है दोस्तों, वियतनाम के साथ भी है, और ताइवान तो है ही ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, ब्रुनई। देखो, एक छोटा सा सल्तनत है, एक छोटी सी यहां पर आपको सल्तनत दिखती है, एक इस्लामिक सल्तनत है, जहां पर एक सुल्तान राज करता है आज भी, और ये इसीलिए राज करता है बिकॉज इट इज वेरी हाइड्रोकार्बन रिच कंट्री, और ये अबाउट 75 to 100,000 बीपीडी ऑफ हाई क्वालिटी ऑयल प्रोड्यूस करता है भाई, याद रखना। नेचुरल गैस भी यहां पर खूब सारी निकलती है। आज बता दूं आपको, ब्रुनई की 50% जो जीडीपी है वो ऑयल एंड गैस पर ही डिपेंडेंट है। ब्रुनई का 90% जो एक्सपोर्ट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, याद रखिएगा। इट इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ब्रुनई के पास काफी सारी फील्ड्स हैं, चैंपियन फील्ड है, सियारा फील्ड है, जो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, एंड इट इज ऑयल रिच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वियतनाम। देखिए, वियतनाम के पास भी 2-3 अच्छी फील्ड्स हैं। वियतनाम भी ठीक ठाक अमाउंट में ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करता है और ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत इंपोर्ट वो कर लेता है, ठीक है। तो ये बात आप समझिए। तो साउथ ईस्ट एशिया प्रोड्यूसेस नियरली 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एज ऑफ 2020s, याद रखिएगा, 2 to 2.5 मिलियन एज ऑफ 2020s। मेजर प्रोड्यूसर ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम है, दीज 4 कंट्रीज, ठीक है। बट दे आर फेसिंग डिक्लाइनिंग आउटपुट एंड ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड, लीडिंग टू अ फ्यूचर ऑफ नेट इंपोर्ट। गैस आज भी, नेशनल गैस रिमेन्स मोर अबंडेंट इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, लेकिन स्लोली स्लोली यहां के जो रिजर्व्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टिन बेल्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की। तो हमने सबसे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस देख लिया कहां कहां पर है, तो ये रीजन है जहां पर आपको ऑयल एंड गैस अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। दिस इज द ऑयल एंड गैस रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं टिन की, जो कि इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। टिन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो साउथ ईस्ट एशिया होस्ट द साउथ एशियन टिन बेल्ट, एक नॉर्थ साउथ जोन है 2800 किलोमीटर्स लॉन्ग, जो कि म्यांमार से शुरू होता है, स्ट्रेचेस थ्रू थाईलैंड एंड स्टॉप्स इन द पेनिनसुलर मलेशिया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की एक, यू नो, एज यू कैन सी, दिस बेल्ट इज द टिन बेल्ट, अबाउट 2800 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर यही रीजन था एक टाइम पर, और अपनी हाइट पर वर्ल्ड का 50% जो टिन आउटपुट है वो यहीं से आता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो टिन माइनिंग वाज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमीज। ब्रिटिश मले यहां पर टिन के लिए ही आए थे, ये बात आपको याद रखनी है। इंडोनेशिया अगेन टिन का एक इंपॉर्टेंट इंपोर्टर है, याद रखना। इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में टिन आपको देखने को मिलता है, फाइन। दूसरी चीज यह है कि इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहां जहां आपको टिन मिलता है वहां वहां आपको टंगस्टन भी मिल जाता है। जो टंगस्टन है वो एक इंपॉर्टेंट मेटल है, पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट था जब बल्ब वगैरह बनते थे, लेकिन आज भी टंगस्टन यहां पर माइन आउट किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट? इट इज निकल। व्हाट? निकल। निकल बैटरीज भी होती हैं आजकल, है ना, निकल यूज होता है बैटरी के अंदर, लिथियम आयन में भी यूज होता है कहीं कहीं,
एंड रीज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आइए बात करते हैं निकल के ऊपर। देखो, इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है, और ये जो आर्किपेलिगो है इंडोनेशिया का, इट होल्ड्स ह्यूज लेटराइट निकल ओर्स। याद रखिए, स्पेसिफिकली जो सुलावेसी आइलैंड है ना, ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, यहां पर आपको ह्यूज क्वांटिटीज में निकल मिलता है, निकलता है। और इंडोनेशिया अकाउंट्स फॉर 50 to 60% ऑफ ग्लोबल निकल माइनिंग प्रोडक्शन। याद रखना, आज के टाइम पर निकल बड़ी इंपॉर्टेंट है ईवी बैटरीज बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस के अंदर भी जो पास में ही लोकेटेड है, आपको अच्छी क्वांटिटीज में निकल देखने को मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो निकल बेल्ट जो है वो ये है बेसिकली। इंडोनेशिया इज इंपॉर्टेंट निकल प्रोड्यूसर। इंडिया के अंदर सुकिंदा वैली है जहां पर निकल निकलता है, सिर्फ एक जगह है, सुकिंदा वैली। जस्ट गो एंड सर्च अबाउट इट, इट्स इन इंडिया ऑफ कोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द 17 क्रिटिकल एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैग्नेट्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वियतनाम हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स, एस्टिमेटेड 22 मिलियन टन्स। सो वियतनाम इज नोन फॉर रीज। स्पेसिफिकली यहां की जो सॉइल है उसमें आपको रीज मिलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ? सॉरी। सो दिस इज मोस्टली इन द नदर्न वियतनाम। जो आपको डोंग पाओ डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ वियतनाम में, यहां पर जो चाइना के बॉर्डर है उसके पास, साउथ चाइना के अंदर भी काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स हैं, और उसी बॉर्डर एरिया में आपको, जी हां, वियतनाम में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत अच्छे रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो आपको म्यांमार में भी ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो म्यांमार इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर रेयर अर्थ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर मिनरल्स की, जैसे कि कॉपर है। देखो, फिलीपींस और इंडोनेशिया में निकल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन दोनों ही कंट्रीज में कॉपर रिजर्व्स भी अच्छी क्वांटिटीज में मिल जाते हैं। कॉपर इंडिया में आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, और आपको बहुत ही कम कॉपर रिजर्व्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट्स भी आपको फिलीपींस में और इंडोनेशिया में मिल जाते हैं। लाओस भी कॉपर प्रोड्यूस करता है। मलेशिया इज नोन फॉर इट्स आयरन ओर डिपॉजिट्स, बट आज के टाइम पर वो काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं। बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का और भी आपको मलेशिया में ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। तो गाइस, ये बात होती है मिनरल रिजर्व्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। देखो, साउथ ईस्ट एशिया कंटेन्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट। यहां पर आपको सुंडा के रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। म्यांमार इज नोन फॉर टीक प्रोडक्शन, टीक जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आपको यहां पर पाम ट्री की प्लांटेशन देखने को मिलती है। पाम ऑयल दबाकर यहां से मेरे भाई हम प्रोड्यूस करते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहां पर मोस्टली प्लांटेशन एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एक आइडियल एरिया है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट दिखाता है, और पाम ऑयल इज द कमर्शियल डोमिनेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन। इंडोनेशिया और मलेशिया मिला दो आप एक साथ, तो वर्ल्ड का 85% जो पाम ऑयल है वो इन दो कंट्रीज से आता है। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियली इट इज यूज्ड, बाहर के उसमें वही होता है। इसके साथ साथ रबड़ प्लांटेशन भी काफी अच्छी है यहां पर, स्पेसिफिकली थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में रबर भी काफी अच्छी प्रोड्यूस यहां पर होती है। कोकोनट भी अच्छे प्रोडक्शन होता है, पर कॉफी के लिए भी बहुत ही फेमस है इंडोनेशिया प्लस मलेशिया प्लस वियतनाम। तो वियतनामीज कॉफी इज वेरी वेरी फेमस कॉफी, ठीक है। एंड वियतनाम इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। वियतनाम में चाय भी उगती है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वियतनाम के पास कुछ हाईलैंड्स हैं, वहां पर यू ग्रो टी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पूरा मरीन रीजन है, और हम मरीन रीजन में अगर फिशरीज की बात नहीं करेंगे तो काम मेरे भाई कैसे चलेगा। तो वास्ट कोस्टलाइन के साथ साथ इस रीजन में आपको एक्सटेंसिव फिशरीज देखने को मिलती है। लेकिन देखो, ये जो वाटर्स हैं इक्वेटोरियल वाटर हैं, एंड इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल वाटर्स में फिशरीज जो है वो उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती जितनी हम टेम्परेट एरियाज में देखते हैं, बट स्टिल इट इज अ साइजेबल
आपको ए रीजन देखने को मिलता है। प्लस दिस रीजन इज पार्ट ऑफ द कोरल ट्राइंगल। यहां पर आपको दबा के ये कोरल ट्राइंगल देखने को मिलते हैं। यू नो व्हाट इज अ कोरल ट्राइंगल? द वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, माय डियर फ्रेंड्स, आर नोन एज कोरल ट्राइंगल। और ये जो कोरल ट्राइंगल है, यहाँ पर बहुत सारे कोरल्स हैं, जिसकी वजह से फिशरीज ठीक ठाक मात्रा में आपको यहाँ पर मिलती हैं। बट ऑफ कोर्स दिस रीजन इज डिस्प्यूटेड विद चाइना, जो ऊपर वाला रीजन है इसका, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो ये बात होती है मेरे भाई साउथ ईस्ट एशिया के मिनरल रिसोर्सेज की, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, जिसके बारे में हमने यहां पर मेरे भाई बात कर ली है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक एस्पेक्ट। देखिए, जो जावा का आइलैंड है, उस आइलैंड पर 150 मिलियन रेजिडेंट्स रहते हैं। यहां पर आपको वर्ल्ड में कुछ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है जावा के आइलैंड पर, जहां पर आज इंडोनेशिया की कैपिटल भी लोकेटेड है जकार्ता, जो अब चेंज हो रही है, ब्रुनई में जा रही है चेंज होके। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सीड्स 1100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात आपको याद, तो जकार्ता इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो बिल्कुल स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। बोर्नियो का इंटीरियर आप देख लें, सुलावेसी आइलैंड को देख लें, न्यू गिनी के रीजन्स को देख लें, यहां पर मेरे भाई बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ म्यांमार के में भी कुछ ड्राई जोन्स हैं जहां पर आपको बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहां पर कुछ मेगा सिटीज लोकेटेड हैं, देख लेते हैं। सिंगापुर, कुआलालंपुर, जकार्ता, दे आर दी मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहां देखें थोड़ा सा ऊपर, तो दीज सिटीज आर लोकेटेड वेरी नियर टू द इक्वेटर। फॉर्मफेन, हो चिन मिन सिटी, हनोई, वियतनाम, Bangkok, Yangon, Naypyidaw. These are again some major cities of this region. Please try to understand this thing as well. तो ये बात होती है। Of course, मेकोंग के डेल्टा को हम देख लें, छोफराया के रीजन को हम देख लें, यहाँ पर एरावदी के, सालवीन के डेल्टास को हम देख लें, तो ये डेल्टास भी हाईली पॉपुलेटेड हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज इट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये है दोस्तों स्टोरी साउथ ईस्ट एशिया की। मैंने विद इन 50 मिनट्स 55 मिनट्स में इसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट जियोपॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स ऑफ दिस रीजन। नेक्स्ट, फर्स्ट आएगा यहां पर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। देखो, साउथ चाइना सी आज के टाइम पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का हॉटस्पॉट बन चुका है। चाइना अपनी 9 डैश लाइन, जो अब 10 डैश हो चुकी है, 11 डैश हो चुकी है, उसको यूज करके यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स दूसरी कंट्रीज का क्लेम करता है। एंड जो 9 डैश लाइन है, इट इज ओवरलैपिंग विद द क्लेम्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बाय वियतनाम, बाय फिलीपींस, बाय इंडोनेशिया, बाय मलेशिया, एक्सेट्रा। फाइन। इसके साथ साथ दोस्तों ताइवान के साथ भी डिस्प्यूट्स हैं इन द साउथ चाइना सी, ऑफ कोर्स वो होंगे ही। ठीक है, अब साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है, क्या उसका कोई सोल्यूशन है? नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑलरेडी चाइना को मल्टीपल टाइम्स फटकार लगा चुके हैं, बट चाइना इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात सुनने को रेडी नहीं है। साउथ चाइना सी, पहली चीज शिपिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा, आपको यहां पर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तीसरा, फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, जो कि एक मिनरल रिसोर्स बन सकता है इन द फ्यूचर। यहां पर चाइना बहुत सारे आर्टिफिशियल रीफ्स और आइलैंड्स बनाने में लगा है। आपने स्पार्टले आइलैंड का नाम सुना ही होगा। ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट स्पार्टले आइलैंड डिस्प्यूट, स्कारबोरो शोल, that you all know it is a dispute my dear friends। ये बात आपको याद रखनी है, वो इसी रीजन के अंदर लोकेटेड है। यहां पर चाइना क्या करता है? अपनी एक स्ट्रैटेजी यूज करता है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना यहां पर अपनी मिलिट्री को नहीं भेजता, वो यहां पर अपनी मिलिट्री को ड्रेस्ड एज फिशरमैन भेजता है। ठीक है, और इस रीजन को कैप्चर करता है। ठीक है, तो यूएन क्लॉज ने 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है यूएन क्लॉज के अंदर, उसने बोल दिया था कि जो चाइना की 9 डैश लाइन है, इट इज इलीगल, बट स्टिल चाइना इज नॉट लिसनिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसी वजह से, चाइना के इस एग्रेशन की वजह से, इंडिया ने जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्या बनाया? जी हां, क्वाड। और यहां पर बार बार इंडो पैसिफिक की बात इंडिया, अमेरिका, जापान करने लगा। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट दोस्तों, इस रीजन के अंदर जो मेन इंटरनेशनल बॉडी है वो एसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इट इज द रीजनल ब्लॉक कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, याद रखिएगा, थाईलैंड है, आपको फिलीपींस देखने को मिलता है, उसके साथ साथ फिलीपींस के बाद आपको ब्रुनई देखने को मिलता है, वियतनाम ये रहा, फिर लाओस ये रहा, वो भी इसी का मेंबर है दोस्तों, कंबोडिया है और म्यांमार है, याद रखिएगा। तो 1967 में 5 नेशंस ने इसको क्रिएट किया था एशियान को, और स्लोली अब ये ग्रो हो चुका है इनटू 10 मेंबर्स। इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट माय डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो जो एशियान है उसके साथ हमें, जी हां, वी नीड टू कीप ऑन द डिप्लोमेसी विद एशियान। लेकिन एशियान आज के टाइम पर मेंबर डाइवर्सिटी के चलते, क्योंकि जो मेंबर्स हैं, म्यांमार के इश्यूज अलग हैं, इंडोनेशिया के इश्यूज अलग हैं, मेंबर डाइवर्सिटी को चलते इट इज फेसिंग माय डियर फ्रेंड्स अ ह्यूज चैलेंज। साउथ चाइना सी को लेकर डिफरिंग व्यूज हैं सभी के, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना को पछाड़ना चाहती, बट म्यांमार इज सिटिंग इन द लैप ऑफ चाइना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इशू यहां पर होता है। तो इंडिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियान, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और एशियान इज सेंट्रल टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो देखिए, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो 2014 में हमने लॉन्च की थी बाय अपग्रेडिंग द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ 1990s। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे पहले जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो ये है कि इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियान कंट्रीज, ये बात आपको याद रखनी है, और बहुत सारे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, सीपाज हैं विद द कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, याद रखिएगा। एशियान के साथ इंडिया का ट्रेड आज के टाइम पर अबाउट 80 to 90 बिलियन डॉलर्स का है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है दोस्तों हमारा, थ्रू म्यांमार हम अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मीकोंग गंगा कोऑपरेशन, MGC, बिम्स्टेक, जी हां, बे ऑफ बंगाल का जो इनिशिएटिव है वो भी इसी एरिया के अंदर है, याद रखिएगा। साउथ एशियन सार्क को हटा के वी आर नाउ फोकसिंग अपॉन मीकोंग, MGC एंड बिम्स्टेक। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर हमने साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर दिया तो ये इकोनॉमिकली लिबरेट हो जाने वाला है रीजन, और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन बन सकता है। तो बहुत अच्छी पोटेंशियल दोस्तों यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड की। तो देखो, क्वाड को बनाया ही इसलिए गया बिकॉज जो चाइनीज एग्रेशन था साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में, वो बहुत ही ज्यादा था, और इसीलिए यूएस ने, इंडिया ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड क्रिएट किया मेरे भाई। तो जो क्वाड कंट्रीज हैं वो मालाबार नेवल एक्सरसाइज बार बार यहां पर करती हैं, साउथ चाइना सी में कभी कर रही हैं, कभी फिलीपीन सी में कर रही हैं, कभी ऊपर कर रही हैं चाइना सी में। ठीक है, दे कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, पोर्ट कॉल्स होती रहती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता रहता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, चाइना की इसके अलावा तो आई थिंक यही आजकल चल रहा है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, हाँ, एक हम बात कर लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी। देखो, आज के टाइम पर अगर आप देखें 1980s के बाद से बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो चाइना को अपनी फैक्ट्री बना रही थी, लेकिन कोविड-19 के डिसरप्शन के बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो दे आर अडॉप्टिंग चाइना +1 स्ट्रैटेजी, यानी कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब उन कंपनीज का तो रहेगा, लेकिन चाइना के साथ साथ किसी एक और कंट्री में भी दे वांट टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग हब। अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में बना रही हैं, इन वियतनाम, मे बी इन मलेशिया, मे बी इन इंडोनेशिया, मे बी इन फिलीपींस। ठीक है, तो वियतनाम हैज अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल एंड टेक असेंबली इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिकली सैमसंग की अगर हम बात करें। ठीक है, थाईलैंड और मलेशिया ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, हार्ड ड्राइव्स, ऑटो पार्ट्स अट्रैक्ट किया है। इंडोनेशिया ने अपनी डोमेस्टिक मार्केट जो बहुत ही बड़ी है ना, उसका यूज करते हुए बिजनेस वाले जो रीजन्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है। ईवी बैटरी प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, निकल रिसोर्सेज बिकॉज यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, कंबोडिया, म्यांमार गारमेंट फैक्ट्रीज को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी आपको यहां पर प्ले होती हुई नजर मेरे भाई आ रही है। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट अबाउट साउथ ईस्ट एशिया।
आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ईस्ट एशिया की। टेक केयर।